नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मानव रक्त से संबंधित ह्यूमन ब्लड और परिसंचरण तंत्र। आज का अपना टॉपिक रहेगा। इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर जैसे कि हम बात करने वाले हैं, हम जो भी अपना ब्लड है उस ब्लड की किस प्रकार से किन किन चीज़ों से मिलकर बना है उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ साथ में हम देखेंगे जितने भी अपने ब्लड डोनर्स की बात करेंगे, ब्लड के खोजकर्ता कौन है। साथ में हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं ब्लड से संबंधित वह सभी हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले मैं ब्लड की बात करूंगा। ब्लड का मैं आप लोगों को एक परिचय देने की कोशिश करूंगा। ब्लड एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो ब्लड है वह क्या है। तो ध्यान में रखिएगा, ब्लड एक आपका संयोजी ऊतक है। तो यहाँ पे क्या आंसर बनेगा, ब्लड एक द्रव संयोजी ऊतक है, एक विशेष प्रकार का द्रव संयोजी ऊतक है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। ब्लड किसका एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, एक संयोजी ऊतक का एग्जाम्पल है। संयोजी ऊतक में भी द्रव संयोजी ऊतक का एग्जाम्पल है। ब्लड का काम क्या है दोस्तों, यह ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन है, इन सभी का ट्रांसपोर्ट करता है, परिवहन करता है। किस किस का, ऑक्सीजन का, पोषक तत्व का, हार्मोन का, इनका परिवहन करता है। नेक्स्ट आगे हम इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखें, मात्रा की बात करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है मानव शरीर के अंदर कितना ब्लड पाया जाता है दोस्तों, तो 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसका जो टेम्परेचर पूछ लिया जाए, टेम्परेचर कितना होता है, इसका टेम्परेचर होता है लगभग 38 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका नॉर्मल टेम्परेचर माना गया है। आगे हम बात करेंगे, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका पीएच लेवल कितना होता है। दोस्तों मानव रक्त है, ह्यूमन ब्लड है, इसका जो पीएच होता है 7.4 होता है। अब यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है पीएच का पूरा नाम पूछ लिया जाए, तो पीएच का जो पूरा नाम होता है दोस्तों वह कहलाता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है। ये जो पीएच है हल्का क्षारीय होता है, स्लाइटली एल्केलाइन होता है। इसकी जो स्केल होते हैं 7.35 से लेकर 7.45 के बीच होता है। यदि एग्जाम में सीधा 7.4 लगा है तो इस पर टिक लगाएगा, और यदि ये लिखा है तो इसके ऊपर टिक लगा दीजिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। जैसे कि पीएच स्केल की हम बात करें, जो अपना जो पीएच स्केल होता है वह कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर 14 तक अपना पीएच स्केल होता है। और हम बात करेंगे 7 से जो इधर की तरफ होता है वो हल्का सा अम्लीय होता, इधर की तरफ अम्ल होता है, और 7 से जो ज़्यादा उधर की तरफ चला गया वह क्षार की प्रकृति में होता है। चलिए, तो ब्लड किस प्रकार का हो गया, हल्का सा क्षारीय हो गया, जिसका पीएच वैल्यू भी हो गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो ब्लड है इसका जो कलर होता है वह लाल होता है। लाल किस कारण होता है, वह हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे, अब हम बात करने वाले रक्त की संरचना के ऊपर बात करेंगे। इसका कंपोजिशन देखेंगे, ब्लड का क्या क्या कंपोजिशन है। आप इसके अंदर देखोगे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो हिस्सा है ये है 55% है, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये 45% है। दोनों को मिला के टोटल जो हिस्सा बन चुका है वह 100% है। अब हम बात करेंगे तो 55% तो क्या है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 55% की। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। 55% इसके अंदर प्लाज्मा होता है, लेकिन ध्यान में रखिएगा ये जो प्लाज्मा का जो 55% है उसका भी 90% भाग जल होता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मा का कितना परसेंट भाग जल पाया जाता है। देखिए टोटल ब्लड का नहीं है, टोटल ब्लड जितना होगा उसका 55% प्लाज्मा होगा, और उसका बाद में 90% होगा वह जल होगा। 6 से 8% इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं, और 1 से 2 इसमें अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, तो इसके अंदर जो जो प्रोटीन पाए जाते हैं उन सभी का नाम है एल्बुमिन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रोनोजोन। 3 प्रकार के इसमें प्रोटीन बताए गए हैं, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रोनोजोन। अब तीनों का अलग अलग कार्य भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये प्रेशर का काम करता है, एल्बुमिन है वह प्रासरण दाब का काम करता है, ग्लोब्यूलिन है वह रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम करता है, और जो फाइब्रोनोजोन है वह रक्त का थक्का बनाने का काम करता है, ब्लड क्लॉटिंग का। तो ये तो हो गया इसका। अब हम बात करेंगे जो 45% जो हिस्सा है उसकी बात करेंगे। अब देखिएगा जो 45% हिस्सा है दोस्तों उसमें पाई जाती है कॉर्पुकल्स पाई जाती है। इसको हम कहेंगे 45% इसमें कणिकाएँ पाई जाती है। कणिकाएँ कौन कौन सी हो गई, इसमें लाल रक्त कणिकाएँ हो सकती है आरबीसी, सफ़ेद रक्त कणिकाएँ डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब यहाँ पे एक और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के दृष्टिकोण से ध्यान दीजिएगा। जो प्लाज्मा है वह तो रक्त का एज ए द्रव्य भाग है, और जो 45% जो कॉर्पुकल्स होता है वो एज ए सॉलिड कंपोनेंट्स कैरी करता है।
इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती है। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यहाँ से एक बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा दोस्तों, दोबारा से आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं एमसीक्यू लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं कहीं से थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। जितने सारे एमसीक्यू है वो सब आपके इस नोट्स के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से कवर हो जाएंगे। अब देखिएगा, हम बात करेंगे ह्यूमन ब्लड की। अब इसमें हम देख चुके हैं इसका जो 55% भाग प्लाज्मा हो गया। अब इसकी बेसिक प्रॉपर्टी हम इसमें देखने वाले हैं ब्लड की। तो सबसे पहले ये एक आपका तरल संयोजी ऊतक है। 5 से 6 लीटर ह्यूमन बॉडी में ब्लड पाए जाते हैं। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि शरीर के बाहर का कितना % होता है ब्लड। ह्यूमन बॉडी का जितना भी % है उसका 7% भाग होता है ब्लड होता है। 7.4 इसकी वैल्यू होती है, हल्का सा एक क्षारीय होता है। 55% भाग इसका प्लाज्मा होता है। 45% भाग इसका ब्लड कॉर्पुकल्स होता है। अब देखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले तो मैं इसमें बता दूं, हम देख चुके हैं प्लाज्मा का संगठन देख चुके हैं हम। प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, ये हल्का पीला द्रव्य होता है। अच्छा, प्लाज्मा का जो हल्का पीला कलर है वह किसके कारण होता है, तो हल्का पीला कलर होता है बिलिरुबिन के कारण होता है, जो एक प्रोटीन है। इसमें 90% जल और बाकी फाइब्रोनोजोन, एल्बुमिन और प्रोटीन पाए जाते हैं। अब हम जो कॉर्पुकल्स की बात करेंगे, जो 45% अपने को जो कॉर्पुकल्स है कणिका है, उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। अब देखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सीरम के बारे में, आपसे पूछा जाए कि सीरम क्या है। यदि हम प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजोन को निकाल दें तो जो बचेगा वह सीरम कहलाएगा। प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजोन क्या है, एक ब्लड क्लॉटिंग जमाने वाला प्रोटीन। तो यानी अगर हम प्लाज्मा में से इस प्रोटीन को निकाल दें दोस्तों, तो जो भी बचेगा वह कहलाएगा सीरम। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं, आरबीसी की हम बात करेंगे। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा आरबीसी को क्या बोला जाता है, तो आपका आंसर बनेगा आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है। आरबीसी का जो दूसरा नाम है दोस्तों वह है एरिथ्रोसाइट्स। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किया है तो। अब देखिएगा, अब ये जो आकृति आपको देखने को मिल रही है, आरबीसी की आकृति देखने को मिल रही है यहाँ पे इमेज में, ये आकृति कैसी है आपको, तो ये आपको एजे उभय अवतल की तरह दिखेगी, जिसको हम बाइनोकेव बोलेंगे इंग्लिश में। तो आरबीसी का जो आकार है एजे उभय अवतल है। अब ध्यान में रखिएगा, आरबीसी में कोई केंद्रक नहीं पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है या नहीं पाया जाता, तो आंसर बनेगा नहीं पाया जाता। लेकिन इसका अपवाद भी है, ऊंट और लामा 2 एग्जाम्पल है जिसकी आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। अब हम आरबीसी का आगे बात करेंगे, इसका निर्माण के बारे में हम बात करें। आरबीसी का जो निर्माण कहाँ पे होता है दोस्तों, लाल मस्तिमज्जा या बोन मेरो, रेड बोन मेरो बोल दे या लाल अस्थि मज्जा, या सिंपल बोले तो बोन मेरो या हिंदी में बोलेंगे अस्थि मज्जा, इसके अंदर इसका निर्माण होता है। लेकिन अगर भ्रूण अवस्था की हम बात करेंगे, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है यकृत और पलिया में। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण कहाँ पे होता है, यकृत और पलिया में होता है। इसका जो जीवन काल होता है वह 20 से 120 दिन होता है। इसकी मृत्यु कहाँ पे होती है, स्प्लीन में या पलिया में इसकी मृत्यु होती है। और स्प्लीन को मृत्यु के कारण आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, और शरीर का ब्लड बैंक भी इसको कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो आंसर बनेगा स्प्लीन को कहा जाता है, पलिया। इसको तिल्ली भी हम बोल देते हैं, तिल्ली। चलिए, अब हम हीमोग्लोबिन के बारे में बात कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है, लोह युक्त प्रोटीन जिसके कारण रक्त लाल होता है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक लोहा से युक्त, आयरन से युक्त प्रोटीन है जिसके कारण ब्लड लाल होता है। अब हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है वह भी हम देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना, जो एक हीमोग्लोबिन अणु है वह ऑक्सीजन के 4 अणुओं को ले जा सकता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं को ले जा सकते हैं। अब एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, देखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है CO, इसकी हीमोग्लोबिन में घुलने की क्षमता ऑक्सीजन से 100 गुना अधिक है। इसीलिए क्या होता है, बंद कमरे में हम अंगीठी जला के सो जाते हैं, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड पे बनता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड अपने ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन में बहुत ही तेज़ी से घुल जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। चलिए आगे आरबीसी के बाद में अब हम बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे। डब्ल्यूबीसी को हम बोलेंगे श्वेत रक्त कणिकाएं, इसको हम ल्यूकोसाइटस भी बोल देते हैं। अब देखिएगा इसका जो मुख्य कार्य क्या है,
सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी संरचना, आप देख ले सकते हो। इसका मुख्य कार्य क्या है? शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली और संक्रमण से बचाना। WBC या जो ल्यूकोसाइटस है, इसका जो मुख्य कार्य है शरीर को एज संक्रमण से बचाना, इसका मुख्य कार्य है। इसका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। और अभी RBC का हमने देखा 20 से 120 दिन हमने RBC का जीवन काल देखा। अब देखिएगा WBC में न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी केंद्रक पाया जाता है। अभी हमने देखा RBC में नहीं पाया जाता, ओनली ऊंट और लामा ही है जिनकी RBC में केंद्रक पाया जाता है। अब देखिएगा अलग अलग WBC की हम बात करेंगे। ये आपको WBC के नाम आपको ध्यान में रखना है। एक लिम्फोसाइटस, एक मोनोसाइटस, लिम्फोसाइटस, मोनोसाइटस, न्यूट्रोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ये 4 प्रकार की WBC है। इनके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिम्फोसाइटस की। यहाँ पे लिम्फोसाइटस क्या है? सबसे छोटी WBC क्या कहलाती है? लिम्फोसाइटस कहलाती है। इसका काम है एंटीबॉडी का निर्माण करना। लिम्फोसाइटस का काम होता है दोस्तों एंटीबॉडी का निर्माण करना। देखिएगा किसी को यदि HIV वायरस हो जाता है, यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस हम जिसको बोलते हैं, किसी की बॉडी के अंदर यदि HIV वायरस एंटर कर जाता है तो ये जो वायरस है इस लिम्फोसाइटस को डैमेज करने लग जाता है। अब हम बात करेंगे मोनोसाइटस की। देखिए लिम्फोसाइटस आपकी सबसे छोटी है, तो सबसे बड़ी जो WBC है उसका नाम है मोनोसाइटस, और सबसे बड़ी रक्त कोशिका का नाम भी मोनोसाइटस है। एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करेंगे न्यूट्रोफिल्स की। न्यूट्रोफिल्स संख्या में सबसे अधिक है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ह्यूमन ब्लड के अंदर WBC के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली WBC कौन सी है? तो आंसर बनेगा न्यूट्रोफिल्स, जो 60 से 70% पाई जाती है। न्यूट्रोफिल्स है, इन्हें कोशिका का भक्षक भी कहते हैं। कोशिका का भक्षक भी कहा जाता है क्योंकि ये फेगोसाइटोसिस द्वारा बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। किसके द्वारा? फेगोसाइटोसिस के द्वारा बैक्टीरिया है उसको नष्ट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बेसोफिल्स की। एलर्जी या संक्रमण पर हिस्टामाइन स्रावित करती है बेस्टोफिल्स। एलर्जी हो जाती है, संक्रमण हो जाता है तो हिस्टामाइन स्रावित करती है बेसोफिल्स। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दो। देखो ये स्लाइड भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब यहाँ पे हम 2 चीज़ें बात करेंगे। एक तो प्लेटलेट्स की बात करेंगे जिसको हम हिंदी में बिंबाणु बोलते हैं। एक रक्त के थक्के की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम प्लेटलेट्स की बात कर लेते हैं जिसको हम थ्रोम्बोसाइटस बोलते हैं। प्लेटलेट्स है, इसको थ्रोम्बोसाइटस बोलते हैं। इसका जो कार्य है वह प्लेटलेट्स का कार्य है रक्त का थक्का बनाना। और प्लेटलेट्स का जो समय होता है, जीवन काल है, इसका जो लाइफ है वह 1 सप्ताह है। प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाया जाता। डेंगू बुखार में इनकी संख्या तेज़ी से गिरती है, इसीलिए किसी को डेंगू हो जाती है तो प्लेटलेट्स की संख्या बहुत ही जल्दी से गिर जाती है। अब देखिएगा एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर यहाँ से पूछा जाता है। ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, थ्रोम्बिन, फाइब्रिन और थक्का। यानी जो ब्लड का अपना जो थक्का बनता है वह किस प्रोसेस में बनता है? ब्लड क्लॉटिंग बनता है, रक्त का थक्का बनता है, वह किस प्रोसेस में बनता है? सबसे पहले क्या होगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम, ये तीनों रिएक्शन करेंगे। थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम रिएक्शन करके थ्रोम्बिन का निर्माण करेंगे। और थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजोन, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजोन ये दोनों मिलकर फाइब्रिन का निर्माण करेंगे। और फाइब्रिन और अपनी जो भी कॉर्पुकल्स है वो मिलकर रक्त कणिकाओं का निर्माण करेगी। एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम में और क्वेश्चन क्या आता है? विटामिन के बारे में। रक्त का थक्का बनाने में अनिवार्य विटामिन कौन सा है? तो वह है विटामिन के। हेपरिन के बारे में। हेपरिन क्या है? लीवर के द्वारा निर्मित एंटी क्लॉटिंग एजेंट जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। लीवर के द्वारा निर्मित एंटी क्लॉटिंग एजेंट जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करने वाले ब्लड ग्रुप की बात करने वाले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इमेज में देख सकते हो कार्ल लैंडस्टीनर साहब है। अब हम ब्लड ग्रुप ABO ब्लड ग्रुप की हम बात करेंगे। इसकी खोज सन 1901 में की गई, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई, जिसकी वजह से 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है। अब हम इसका वर्गीकरण की बात करेंगे। देखिएगा वर्गीकरण होगा वो एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर होगा। ब्लड ग्रुप A है, इसमें एंटीजन A पाया जाता है लेकिन एंटीबॉडी स्मॉल b है। ब्लड ग्रुप B है, एंटीजन कैपिटल B है और एंटीबॉडी स्मॉल a है।
ग्रुप ए बी की बात करेंगे, इसमें एंटीजन ए और बी पाया जाता है, एंटीबॉडी कुछ नहीं है। ग्रुप ओ की बात करेंगे जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, एंटीबॉडी ए बी है। अब देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या कहलाता है, एगुलिसिनेशन क्या कहलाता है, रक्त का चिपचिपा क्या कहलाता है। यदि सेम ही एंटीजन और सेम ही एंटीबॉडी पा लिया गए किसी शरीर में, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों समान हैं, तो रक्त क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, धीरे धीरे ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए ब्लड ग्रुप मैच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इमेज के माध्यम से ये एक इंडेक्स बना दी गई, इसमें किसके अंदर क्या एंटीजन पाए जाते हैं। यहाँ पे एंटीजन बता दिया, ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी हो गया। इसमें कैपिटल बी की बात करें, इसमें एंटीजन बी आ गया, इसमें एंटीबॉडी ए हो जाएगा। ए बी में एंटीजन ए बी है, कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, और ओ में कोई एंटीजन नहीं होता, और इसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाए जाते हैं। चलिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है और यूनिवर्सल रिसीवर कौन सा है। ओ है वह सबको दे सकता है, ये एरो का चिन्ह का मतलब है सबको दे सकता है, सब ले जाओ भाई, सबको दे सकता है। और ए बी का मतलब वह सबसे ले सकता है, ए बी प्लस है, सबसे ले सकता है। ओ नेगेटिव सबको दे सकता है। चलिए अब हम इस पर देखें थोड़ा सा। यूनिवर्सल डोनर है, ओ नेगेटिव है, ओ समूह में कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए किसी भी शरीर से प्रतिक्रिया नहीं करता। एंटीबॉडी की इसमें यूनिवर्सल रिसेप्टर की बात करेंगे, ए बी पॉजिटिव की बात करेंगे, ए बी समूह है, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता, इसलिए किसी भी रक्त को स्वीकार कर सकता है। आर एच फैक्टर एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले खोज की गई थी रिसस नामक बंदर के अंदर, इसके खोज करता है कार्ल लैंड स्टीनर और विनर। किसी में आर एच पॉजिटिव होगा, किसी में आर एच नेगेटिव होगा ब्लड में। अब एक ब्लड ग्रुप और है जिसका थोड़ा ध्यान रखिए, जिसको बोलते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप। इसे एच एच ग्रुप भी बोला जाता है, इसमें एच एंटीजन की कमी होती है। 1952 में डॉक्टर वाई एम भेड़े द्वारा खोजा गया। एच एच ब्लड ग्रुप भी बोलते हैं, इसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी बोलते हैं। 1952 के अंदर इसकी खोज हुई थी डॉक्टर वाई एम भेड़े के द्वारा। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये था अपना छोटा सा टॉपिक ब्लड ग्रुप से संबंधित जो हमने यहाँ पे कवर किया है। यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हो, ब्लड से संबंधित होने वाली बीमारियाँ देख सकते हो। ब्लड की कमी, एनीमिया रोग, ल्यूकेमिया रोग, हीमोफीलिया रोग, 3 रोग के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले एनीमिया रोग की बात करेंगे। यदि ब्लड में हीमोग्लोबिन या आरबीसी की भारी कमी है तो अंगों तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता और ब्लड की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। ल्यूकेमिया है, इसको ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। इसमें WBC की असामान्य और अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है, बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। और नेक्स्ट अपना हीमोफीलिया है, यह एक आनुवंशिक रोग है जिसमें रक्त का थक्का बनाने वाले प्रोटीन नहीं पाया जाता। छोटी सी चोट से भी बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है, हीमोफीलिया। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जाम में पूछे कि आरबीसी और WBC का रेशियो कितना होता है, तो 1:600, यानी आरबीसी 600 है तो WBC 1 रहेगा, यानी आरबीसी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। शरीर के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, जो शरीर के बाहर का 7% होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन है। प्लेटलेट्स का जीवन काल 7 दिन है, 3 से 5 दिन भी होता है। और जो ब्लड प्रेशर लेवल है वह 120 से 80 mm/Hg होता है। अब 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से, ब्लड बैंक में एंटी क्लॉटिंग एजेंट क्या होता है। ब्लड बैंक में एंटी क्लॉटिंग एजेंट क्या काम में लेते हैं, तो वह लेते हैं सोडियम ऑक्सोलेट या सोडियम नाइट्राइट। ब्लड बैंक होता है उसमें एंटी क्लॉटिंग एजेंट के रूप में सोडियम ऑक्सोलेट एंड सोडियम साइट्रेट यूज लिया जाता है। और यहाँ से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वार्म ब्लडेड जीव कौन कौन से हैं, तो जितने भी मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, बंदर, मनुष्य, ये सब स्तनधारी की कैटेगरी में ये वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब हो गया अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करना। एक होता है कोल्ड ब्लडेड, शीत रक्त वाले, सरीसृप हो गए, उभयचर हो गए। ये 2 एग्जाम्पल ध्यान में रखिएगा। ये देखिएगा जैसे बाहर सर्दी पड़ रही है तो बॉडी का टेम्परेचर अपनी बॉडी का उस अकॉर्डिंग डाल लेते हैं, अंदर बाहर सर्दी है तो उस अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं ये लोग। इस अकॉर्डिंग वार्म ब्लड और गोल्ड ब्लड को डिवाइड किया गया है। आरएस फैक्टर हम देख चुके हैं। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं, गर्भावस्था वाला हम देख लेते हैं। देखिएगा, रीसस बंदर में खोजा गया एंटीजन है आरएच फैक्टर। यदि
ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए। गर्भावस्था में जोखिम, यदि माता आरएच नेगेटिव है और भ्रूण आरएच पॉजिटिव है तो माता एंटीबॉडी भ्रूण के आरबीसी को नष्ट कर सकती हैं। इसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं। इसका बचाव है प्रसव के तुरंत बाद माता को एंटी डी या एंटीबॉडी का इंजेक्शन लगे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसका ध्यान रखिएगा। रक्त का थक्का बनना, रक्त का थक्का कैसे बनता है वो इस वीडियो के माध्यम से बताया गया है। ये था छोटा सा टॉपिक। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे के निशान को दबा लीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियोस प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।